नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुबह की बड़ी खबरों के साथ। मैं हूं रीनू और सबसे पहले बात करेंगे हम धार से बड़ी खबर की। भीषण सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है। अनियंत्रित टैंकर ने पिकअप वाहन को टक्कर मार दी और टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मौके पर ही कई लोग घायल हो गए हैं और 6 लोगों की मौत हो गई है। पिकअप सवार 4 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, 2 ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। हादसे में 20 से ज्यादा लोग घायल थे। सांदलपुर से टांडा जा रहे थे मजदूर। देर रात चुकलिया फाटे की यह पूरी घटना है। बड़ी खबर है धार से। भीषण सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत, 4 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया और बाकी 2 लोगों ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। बेकाबू ट्रक ने पिकअप सवार को टक्कर मारी और इस दौरान तकरीबन 20 से ज्यादा लोग हैं जो कि हादसे का शिकार हुए। 20 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। सांदलपुर से टांडा जा रहे थे मजदूर। देर रात चुकलिया फाटे की यह पूरी घटना सामने आई है। तो कई लोगों को गंभीर चोट आई है, जिन्हें अस्पताल भर्ती किया गया, इलाज जारी है। हादसे में 20 से ज्यादा लोग घायल हैं। 6 लोगों की मौत हुई है, 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। बाकी 2 लोगों को अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत की जानकारी है। बेकाबू टैंकर ने पिकअप को टक्कर मारी और इस दौरान ये बड़ा भीषण सड़क हादसा। और संवाददाता नवीन जुड़ गए हैं। नवीन, बड़ी लापरवाही इस पूरे मामले पर है ट्रक चालक की, पूरी जानकारी दें। फिलहाल जो बाकी अन्य लोग हैं उनकी क्या स्थिति बनी हुई है? जी हाँ रेनू, बिल्कुल ये हादसा जो है सुबह हुआ है। एक टैंकर ने जो है एक पिकअप वाहन को जोरदार टक्कर मारी है, जिसमें 6 लोगों की मौत हुई है। वहीं इसमें 24 से अधिक लोग जो है वो घायल बताए जा रहे हैं, जिनमें से करीब 8 से 9 लोग जो है वो गंभीर घायल हैं। हादसा इस प्रकार हुआ कि पिकअप वाहन पंचर हुआ था और ये पंचर होने के बाद में सड़क के किनारे खड़ा होकर इसका पंचर जो है वो सुधारा जा रहा था। इसी दौरान जो है कुछ लोग पिकअप में बैठे हुए थे और कुछ लोग जो है रोड के साइड में खड़े हुए थे। इसी दौरान जो है तेज रफ्तार टैंकर आया और जो है इसको जोरदार टक्कर मार दी, जिससे ये पूरा हादसा हो गया। घटना के बाद में सूचना मिलने के बाद में एम्बुलेंस और पुलिस जो है वो तुरंत मौके पर पहुंची और सभी घायलों को जिला अस्पताल में लेके आया गया, जिसके बाद में सभी का उपचार चल रहा है। वहीं 2 गंभीर घायलों को जो है इंदौर रेफर किया गया है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका नवीन जानकारी के लिए। तो 2 लोगों को इंदौर रेफर किया गया है। हालत कुछ लोगों की काफी ज्यादा नाजुक है और तकरीबन 3 से 4 लोग ऐसे हैं जिनकी हालत काफी गंभीर बताई गई है। तो एमपी में कांग्रेस की जीत के लिए शिवसेना लगाएगी जोर। जी हां, महाराष्ट्र से लगी विधानसभा सीटों पर शिवसेना के नेता कमान संभालेंगे। महाराष्ट्र में कांग्रेस के गठबंधन वाली उद्धव ठाकरे सरकार के मंत्री संभालेंगे प्रचार की कमान। छत्तीसगढ़ और राजस्थान के सीएम भी कांग्रेस के लिए प्रचार करेंगे। छत्तीसगढ़ के प्रभाव और राजस्थान के प्रभाव वाली सीटों पर नेता प्रचार करेंगे। प्रदेश की 11 विधानसभा सीटें पड़ोसी राज्यों से लगी हैं। मुरैना की सुमावली राजस्थान से सटी है। मुरैना की अंबाह उत्तर प्रदेश से सटी है। दतिया की भांडेर उत्तर प्रदेश से सटी हुई है और साथ ही शिवपुरी की करेरा उत्तर प्रदेश से लगी हुई है। शिवपुरी की पोहरी राजस्थान से सटी है। गुना की बमोरी राजस्थान से लगी हुई है। अशोकनगर की मुंगावली उत्तर प्रदेश से सटी है। अनूपपुर की छत्तीसगढ़ से सटा हुआ है। आगर मालवा राजस्थान से सटा हुआ है। बुरहानपुर की नेपानगर महाराष्ट्र से सटी है और साथ ही मंदसौर की सुवारसरा राजस्थान सीमा से जुड़ी हुई है। और इस तरीके से राजस्थान के सीएम प्रचार करेंगे और साथ ही महाराष्ट्र के भी जो नेता हैं वो भी मध्य प्रदेश में चुनावी प्रचार करेंगे। तो कांग्रेस के लिए शिवसेना जोर लगाएगी और साथ ही राजस्थान सरकार भी कांग्रेस के लिए प्रचार प्रसार करेगी। और जैसे कि आपको मालूम है, सचिन पायलट का नाम भी सामने आया और इस तरीके से कई बड़े और भी ऐसे नाम हैं जो कि अन्य राज्यों से मध्य प्रदेश में प्रचार करने के लिए पहुंचेंगे। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का बयान। उपचुनाव वाली सीटों पर कांग्रेस शासित राज्यों के नेता करेंगे प्रचार। महाराष्ट्र से लगी विधानसभा सीटों पर शिवसेना कांग्रेस के पक्ष में करेगी प्रचार। अशोक गहलोत और भूपेश बघेल भी उपचुनाव में करेंगे प्रचार। कांग्रेस पार्टी ने नेताओं के प्रचार का खाका तैयार किया है। देखिए, जिनको भी कमलनाथ जी कहेंगे, मैं समझता हूँ कि कमलनाथ जी का जो स्टेचर है देश के नेता हैं, और जिनको भी चाहेंगे वो निश्चित तौर पर, चाहे शिवसेना के हों चाहे कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं, वो सब आएंगे। क्योंकि ये चुनाव महत्वपूर्ण चुनाव है, क्योंकि पहली बार बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान था उसको तोड़ा मरोड़ा गया है।
और पहली बार इतने 28 चुनाव हो रहे हैं, क्योंकि सौदे की राजनीति हुई है और वोटों वाली सरकार को नोटों से गिराया गया है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि एक बार जनता तक ये बात पहुँचे, जितने नेता आएंगे ये घर घर तक बात पहुँचेगी कि ये अवैधानिक सरकार है, इसको हटाना है। शिवसेना के नेता भी नेपा नगर और मानदाता में करेंगे चुनाव प्रचार। मैंने कहा ना कि कमलनाथ जी और हमारा हाईकमांड जो चाहेगा, उस जो भी नेता जो को पार्टियाँ हैं जिनके शासन साथ चल रहे हैं, निश्चित तौर पर कमलनाथ जी के चाहेंगे तो सब आएंगे। उपचुनाव में उद्धव ठाकरे, अशोक गहलोत और भूपेश बघेल के प्रचार का मामला। बीजेपी ने कसा तंज, कांग्रेस सभी से हार का ठीकरा वाला सर तलाश रही है। प्रदेश में कांग्रेस कमजोर, दूसरे राज्यों के नेताओं को लेनी पड़ रही है मदद। उपचुनाव में जनता सिखाएगी सबक, और इस तरीके से बीजेपी ने कांग्रेस पर तंज कसा। प्रदेश में कांग्रेस कमजोर है, दूसरे राज्यों के नेता की मदद ले रही है। भारतीय जनता पार्टी यही बात तो बार बार कह रही है कि कमलनाथ जी के बस में अब ये चुनाव नहीं है। दिग्विजय सिंह जी भी उन्हें जोर का झटका धीरे से देने का काम कर रहे हैं। इसीलिए अब कमलनाथ जी और कांग्रेस पड़ोसी राज्यों से, अन्य पार्टियों से नेताओं को बुलाकर प्रचार में उतारना चाहते हैं। चाहे वो सचिन पायलट की बात कर रहे हो, छत्तीसगढ़ की सरकार के मंत्री और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की बात कर रहे हो, यहाँ तक कि शिवसेना को उतारने की बात कर रहे हो, राजस्थान सरकार के अशोक गहलोत जी सचिन पायलट जी को लाने की बात कर रहे हो, तो लाएं, उतारें। और ये बात उजागर हो गई कि अब इनके बस में इनका चुनाव नहीं रह गया। चाहे वो प्रियंका गांधी आ जाए, चाहे कोई और आ जाए, शून्य में शून्य जोड़ेंगे, शून्य ही आता है। शून्य में से शून्य घटाएंगे, शून्य ही आएगा। और शून्य में शून्य का गुणा करेंगे, शून्य आएगा। हासिल शून्य होगा, क्योंकि जनता इनको और इनके बाकी नेताओं को बहुत अच्छे से जान चुकी है, पहचान चुकी है। सवाल तो ये है कि हार का ठीकरा किसके सर पर फूटना है, वो सर ढूंढ लें, क्योंकि आने वाले समय में कांग्रेस के भीतर हार के ठीकरा फोड़ने की लड़ाई ही होने वाली है। और चलिए ज्यादा जानकारी के साथ विस्तार से विश्लेषण के लिए संवाददाता अनुराग जुड़ गए हैं। अनुराग, ये देखा जा रहा है कि बार बार बीजेपी कांग्रेस के ऊपर तंज कस रही है। एक बार फिर से चूंकि शिवसेना भी प्रचार प्रसार करेगी, राजस्थान सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार भी कांग्रेस के पक्ष में प्रचार के लिए प्रदेश में प्रचार करेगी। अब इसको लेकर बीजेपी को क्यों दिक्कत हो रही, जबकि बीजेपी तो केंद्रीय टीम पहुंच रही है भोपाल, केंद्रीय टीम को प्रभार दिया गया है, 4 बड़े मंत्री पहुंचे हुए हैं भोपाल, उसके बावजूद? बिल्कुल रेणु, देखिए इस बार का उपचुनाव बेहद दिलचस्प रहने वाला है और सबसे बड़ी बात है कि 11 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जो कि पड़ोसी राज्यों से मिलती हैं। महाराष्ट्र की सीमा से नेपा नगर और मानदाता का भी कुछ हिस्सा मिलता है। इसके अलावा मुरैना की सीटें राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सीमाओं से लगती हैं और इसी तरीके से अनूपपुर विधानसभा सीट की बात करें तो वो छत्तीसगढ़ राज्य से लगती है। और इसी के कारण कांग्रेस पार्टी ने इस बात का प्लान तैयार किया है, जो पड़ोसी राज्य हैं या को पार्टी जहां पर कांग्रेस के गठबंधन वाली सरकारें, वहां के नेताओं को उन इलाकों में भेजकर कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश करें। क्योंकि देखिए, यदि नेपा नगर विधानसभा सीट की बात करें तो वहां पर मराठी भाषा को समझने और बोलने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है और ऐसे में महाराष्ट्र से यदि शिवसेना यदि नेपा नगर सीट पर कांग्रेस के पक्ष में चुनाव प्रचार करती है तो निश्चित तौर पर कांग्रेस को इसका फायदा मिलेगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने न सिर्फ महाराष्ट्र से लगी विधानसभा सीट बल्कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ राज्य से लगी विधानसभा सीटों को लेकर भी चुनाव प्रचार और वहां के नेताओं को जिम्मेदारी सौंपने का खाका तैयार कर लिया है। बीजेपी तंज जरूर कस रही है क्योंकि राजनीति हो रही है और हालांकि बीजेपी में भी कई नेताओं को इस बात की जिम्मेदारी दी गई है कि वो उपचुनाव में चुनाव प्रचार की कमान संभालेंगे। न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि दूसरे राज्यों के नेता भी यहां पर पहुंचकर उपचुनाव में प्रचार करने का काम जरूर करेंगे। लेकिन राजनीति है, आरोप प्रत्यारोप और एक दूसरे की रणनीति में खुद को आगे दिखाना और दूसरे को पीछे दिखाने की सियासत होती है और यही कारण है कि बीजेपी कांग्रेस की रणनीति पर अब तंज कसती हुई नजर आ रही है। चलिए, बिल्कुल। और साथ ही हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता जी जुड़ गए। भूपेंद्र जी, बार बार बीजेपी तंज कस रही है कि आप तो दूसरे राज्यों से जो है वो बुला रहे हैं, नेताओं को बुला रहे हैं, मंत्रियों को बुला रहे हैं। कांग्रेस पहले से ही कमजोर पड़ी हुई है और सर फोड़ने के लिए, ठीकरा फोड़ने के लिए एक सर ढूंढ ले कांग्रेस हार के बाद, ये बोल रहे हैं बीजेपी। आप तो जोर से बोल रही हैं।
कि कांग्रेस तो सुस्त पड़ी है, चुस्त पड़ी। नहीं, ये मैं नहीं बोल रही हूँ भूपेंद्र जी, ये बयान बता रही हूँ। अभी रजनीश अग्रवाल जी का बयान है, बीजेपी बार बार तंज कस रही कांग्रेस के ऊपर कि कांग्रेस पहले से ही कमजोर पड़ी हुई है। उनके तंजे से क्या करें, भागते फिर रहे हैं, किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में घुसने नहीं मिल रहा है। उनके बड़े बड़े नेता जिनको ये लग रहा था जिसके लिए वो आरती सजा के दूल्हा बनाए घूम रहे हैं जी। और ये कह रहे हैं कि साहब उनके कारण कांग्रेस की सरकार बनी थी, उन तक को तो मुर्दाबाद के नारे लगा के लोग भगा रहे हैं। तो कांग्रेस कमजोर है, कांग्रेस मजबूत है और कांग्रेस जबरदस्त तरीके से जो है वापसी कर रही है। आप भांडेर की सभा देख लें, आप सीतामऊ की सभा देख लें, आप सांची की सभा देख लें, मुख्यमंत्री से 3-3, 4-4 गुनी बड़ी सभाएं थी। जनता क्या अपने घर से निकल के ऐसे ही आ रही है क्या? कांग्रेस कमजोर है, कांग्रेस का ही कमजोर है। कांग्रेस पूरे धमाके के साथ खड़ी हुई है और जो है जो ये बिकाऊ और टिकाऊ लोग हैं और इनके खिलाफ जो टिकाऊ लोग खड़े हुए हैं वो जीत के आएंगे। सौदागरी की राजनीति करने वाले लोग जिन्होंने जो 1 करोड़ खो के खाली करके वो सोच रहे हैं कि चुनाव जीत जाएंगे, जनता नहीं देख रही, जनता अंधी है क्या? बिल्कुल। हमारे साथ बीजेपी से पंकज चतुर्वेदी जी भी जुड़ गए। पंकज जी, ये बार बार जो आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस कमजोर है, अन्य राज्यों से मंत्रियों को बुलाया जा रहा है, छत्तीसगढ़ सरकार यहाँ पर प्रचार करने के लिए आ रही है, राजस्थान से बुला रहे हैं, शिवसेना भी अब प्रचार में उतरेगी, ये आरोप, ये इसलिए इसमें किस बात का तंज है, हमको ये नहीं समझ में आ रहा है। जबकि बीजेपी तो खुद केंद्रीय टीम 4 लोग पहुंचे हुए हैं भोपाल और अपने अपने क्षेत्र में तैनात कर दिए गए हैं, प्रभार दे दिया गया उनको। देखिए, कांग्रेस पार्टी किसको बुला रही है, किसको नहीं बुला रही है, शिवसेना को बुलाए, जौन सी सेना को चाहे वो बुलाए, कांग्रेस का विषय है। और जो वस्तु स्थिति और वास्तविकता है पूरी मध्य प्रदेश की जनता जनार्दन जानती है जी। और ये सब जनता के बीच में सारा विषय है और कांग्रेस को बिल्कुल ये मुगालते पालने का पूरा अधिकार है कि बम्पर सक्सेस कांग्रेस पार्टी की है। कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत से मजबूत है और कांग्रेस पार्टी को ये सच भी पता है कि उनको 28 की 28 सीटें जीतना, यदि सरकार बनाने की स्थिति में उनकी वापसी होना है। तो यदि कांग्रेस इतनी मजबूत होती तो सरकार जो संभाल नहीं पाए, जिनके मुख्यमंत्री जो पूर्व से कमलनाथ जी, जिनके चलते सरकार चली गई, आज है क्या स्थिति? आप देखिए कि जो सत्ता को रिमोट से संचालित करते हुए दिग्विजय सिंह जी, वो कहाँ पर है? वो जनता के बीच क्यों नहीं जाते? क्योंकि उन्होंने सार्वजनिक तौर पर स्वीकार किया कि जहां जहां दिग्विजय सिंह जाएंगे बंटाधार जी, वहां बेड़ा गर्क होनाते हैं। अच्छा। तो अब ये कांग्रेस तय करे, जिसको बुलाना उसको बुलाए, कोई दिक्कत की बात नहीं, लोकतंत्र उनका अधिकार है। लेकिन हम सब जानते हैं कि कांग्रेस की स्थिति क्या है। यहाँ टीवी स्टूडियो के मंच पे जोर जोर से बोलने, एंकर पर थोड़ा जोर से बोलने के आप जोर से क्यों बोल रहे हैं कांग्रेस कमजोर है, इससे ये सिद्ध और स्थापित होता है कि जब आदमी खिसियाता है, आक्रोश में होता है, ले लीजिए आटा चोरों पर, तो फिर हमारी आटा चोरों पर टिप्पणी ले लीजिएगा। तो फिर वो क्योंकि वक्त कम है भूपेंद्र जी, आप जी बोलिए। कांग्रेस की भाषा शैली, ये जो आटा चोर लोग हैं जिनकी पोल खुल गई है, अपनी 16 सीट बचा लें, जिनको ये दावा करते हैं कि इनके हजूर ने जितवाई थी जी। वो 16 सीट में से इनसे पूछ लें कितनी सीट जिता के ले आएंगे। हवा बंद है, मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। आप उन 16 का हिसाब बता दो, बाद में 28 की चर्चा करना। आपकी हैसियत कितनी है सब जनता को पता लग गई है। हाँ, और दूसरी जो जल्दी प्रवक्ता बनने की, इसके बाद बन नहीं पाओगे। ये काम कर लो अभी फटाफट, हम क्या बन पाएंगे, जल्दी सेटिंग कर लो, नहीं तो फिलहाल इलेक्शन जब वोट डल जाएंगे, जब रिजल्ट आएगा उस दिन भी आप लोग से खास चर्चा तो होगी मेरी, उस दिन भी ये सवाल होंगे जिस तरीके से आज आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। और साथ ही भोपाल से खबर है, शिवराज कैबिनेट की बैठक आज सुबह 11 बजे मंत्रालय में होगी और कई अहम प्रस्तावों को लेकर इस बैठक में चर्चा होनी है। MPRDC की सड़कों पर टोल वसूली का प्रस्ताव आ सकता है। नई एजेंसी तय न होने तक सरकारी वसूली का प्रस्ताव। रायसेन, राहतगढ़ समेत 13 सड़कों पर टोल लगाने की तैयारी। 10 सड़कें MP सड़क विकास निगम की, 3 PWD विभाग की होंगी सड़कें। पर्यटन विकास निगम की जमीन पर लोन लेने की पात्रता संबंधी प्रस्ताव पर चर्चा होगी। तो अब
उपचुनाव को लेकर 1-2 दिन में बीजेपी की लिस्ट जारी हो सकती है। कल उम्मीदवारी को लेकर प्रदेश कार्यालय में बैठक हुई, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, संगठन महामंत्री सुहास भगत, मंत्री भूपेंद्र सिंह, नरोत्तम मिश्रा, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार चौहान मौजूद रहे और बैठक में जौरा, आगर मालवा और ब्यावर सीट पर प्रत्याशियों को लेकर चर्चा हुई। 25 सीटों पर कांग्रेस से आए नेताओं को टिकट मिलना लगभग तय माना जा रहा है। जल्द ही उम्मीदवारों को लेकर की औपचारिक सूची आ सकती है। तो वहीं बदनावर से कांग्रेस प्रत्याशी बदलने की खबरों पर मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर निशाना साधा। भारतीय जनता पार्टी का स्वभाव है और उस स्वभाव के अनुरूप वो सभी कार्यकर्ताओं से परस्पर चर्चा करने के बाद में निर्णय लेती है। उपचुनाव सामने है, इसलिए स्वाभाविक रूप से उस विषय को लेकर लगातार बैठ रहे हैं। पेज कोई है ही नहीं तो फंसेगा कहां से? पेज कोई भी नहीं है हमारे यहाँ पे। ये कहो यहाँ पेज फंसा है। 3-3 सर्वे के बाद में टिकट बदल रहे हैं। या तो सर्वे गलत दे रहा है कोई उन्हें, या कांग्रेस के अंदर मतैक्य नहीं है, मतभेद है, गुटबाजी है। अभी तो शुरुआत है, अभी फार्म भरना शुरू कहाँ हुए, भरने तक तो आप देखिए और कितने। इधर उपचुनाव जीतने के लिए बीजेपी सभी 28 विधानसभा क्षेत्रों में वीडियो रथ निकालेगी। वीडियो रथ के जरिए पार्टी सरकार के कामों को लोगों तक पहुंचाएगी। बीजेपी चुनाव प्रबंध समिति की बैठक में इसका निर्णय लिया गया। पार्टी जल्द ही उपचुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान भी करेगी। चुनाव प्रबंध समिति की बैठक में कार्यकर्ता सम्मेलन की भी समीक्षा हुई और पार्टी उपचुनाव के लिए जल्द ही संकल्प पत्र भी जारी करने वाली है। खबर भोपाल से है, जहां पर बीजेपी जारी करेगी घोषणा पत्र। राज्य स्तर पर जारी करेगी घोषणा पत्र। किसानों पर केंद्रित होगा पूरा घोषणा पत्र। समर्थन मूल्य पर अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि देने का भी ऐलान हो सकता है। जी हां, समर्थन मूल्य के साथ ही अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि देने का भी ऐलान हो सकता है। जो पूरा घोषणा पत्र होगा वो किसानों पर केंद्रित होगा। और वक्त ब्रेक का है, हम जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर जबलपुर से, जहां पर निजी स्कूलों द्वारा मनमानी फीस वसूली का मामला सामने आया है। अभिभावकों और निजी स्कूलों की सभी याचिकाओं पर हाईकोर्ट आज सुनवाई करने जा रहा है। पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने सभी पक्षों से स्कूल फीस मामले पर सुझाव मांगे थे और सभी के हितों को ध्यान में रखकर सुझाव देने के लिए निर्देश दिए गए थे। आज मामले में अहम सुनवाई होने जा रही है। तो मनमानी फीस वसूली का पूरा मामला है, जहां पर अभिभावकों का ये कहना है कि उनका रोजगार जो है वो बहुत कम है या फिर नहीं है और इस कारण से वो भारी भरकम फीस नहीं दे सकते हैं। पहले ही कह दिया गया था हाईकोर्ट की तरफ से कि सिर्फ ट्यूशन फीस ही स्कूल प्रबंधन वसूलेगा, उसके अलावा अतिरिक्त कोई फीस नहीं लेगा। लेकिन फिर भी जो स्कूल है उनकी ये दलील है कि यदि वे फीस नहीं लेंगे, यदि वो जो अन्य सुविधाएं दे रहे हैं उसकी फीस नहीं लेंगे, तो फिर वो उनके टीचरों को कैसे पेमेंट करेंगे, बाकी अन्य जो भुगतान है वो कैसे करेंगे। और यही कारण है कि उन्होंने फीस के साथ साथ अन्य जो शुल्क है वो भी लेना पड़ेगा। और इस पूरे मामले की आज अहम सुनवाई होने जा रही है। और संवाददाता प्रतीक जुड़ गए। प्रतीक, ये मामला बहुत ही ज्यादा गंभीर है, बच्चों के भविष्य का सवाल है। स्कूल प्रबंधन फीस लेना चाहता है और सारे शुल्क भी लेना चाहता है और अभिभावक हैं कि उनके पास है नहीं। आज होने वाली अहम सुनवाई को किस तरीके से देखा जा रहा है और क्या संभावित परिणाम हाईकोर्ट की तरफ से देखने को मिल सकते हैं? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि एक संजीदा मसला ये है और जनहित से जुड़ा हुआ है। लगातार इस मामले पर हाईकोर्ट सुनवाई करता आ रहा है। मूल रूप से बात यही है कि कोरोना काल में निजी स्कूल वाले मनमानी फीस वसूल रहे हैं और कहीं ना कहीं पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने एक अहम आदेश दिए थे कि सभी पक्षकार अपनी तरफ से कुछ न कुछ ऐसा सुझाव आमंत्रित करें जिससे सबके हित जो है वो समाहित रहे और किसी का अहित ना हो। और बहरहाल आज चूंकि सभी पक्षकारों को लगभग हाईकोर्ट सुन चुका है, तो आज संभवतः इस पे अंतिम सुनवाई कर सकता है और कोई कड़ा जो दिशा निर्देश है या फिर फैसला है वो आने की उम्मीद है। बहरहाल ये कोर्ट के मताधिकार का रवैया है। बहरहाल फिर भी एक महत्वपूर्ण सुनवाई आज जो है मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में होनी है और उम्मीद अभिभावकों को है कि हाईकोर्ट कुछ बड़ा निर्देश आज दे सकता है। जी बिल्कुल प्रतीक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।
अगली खबर का रुख करेंगे कोरबा से खबर, जहां सैनिक माइनिंग कैंप में लूट का मामला सामने आया है। कैशियर जवाहरलाल प्रसाद गिरफ्तार किए गए हैं। कैशियर के कब्जे से 10,80,880 नगद रुपए बरामद किए गए और 50 लाख रुपए की 1 किलो सोना बरामद किया गया है। दीपा पुलिस ने कार्रवाई की है और कार्रवाई के दौरान ये बड़ी राशि और बड़ी सोने की जो 1 किलो तकरीबन सोना बरामद हुआ है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर मेगा वर्चुअल ग्लोबल समिट रेस 2020 का पीएम मोदी ने उद्घाटन किया। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने भी समिट को संबोधित किया और अपने संबोधन में मुकेश अंबानी ने कहा कि एआई के जरिए भारत का सुनहरा भविष्य तैयार हो रहा है। एआई ने कोरोना से उत्पन्न कठिनाइयों पर काबू पाने की उम्मीद जगाई है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा कि 5G भारत में जल्द आने वाला है और भारत 5G टेक्नोलॉजी में लीडिंग पोजीशन हासिल करने की स्थिति में है। उन्होंने कहा, हमें पूरा विश्वास है कि सरकार डेटा गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए कुछ डेटा विनियमन स्ट्रक्चर पेश करेगी। Artificial intelligence is indispensable for India's tryst with her digital destiny. Therefore, Honorable Prime Minister, this summit is yet another testimony to your visionary leadership. 6 years ago, sir, you launched the Digital India Mission and made it a top national priority. And the results have been spectacular. First, India has delivered 4G broadband coverage to more than 99% of our citizens. We have gone from 155th in the world to number 1 in mobile data consumption. With 5G round the corner, India will maintain its leadership position. Second, thanks to your BharatNet initiative and the priority of connecting every home and workplace, India is now rolling out a massive pan-India optical fiber network connecting not only all our cities and towns, but each of our 6 lakh villages. और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।